विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नवनीत श्रीवास्तव। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 कक्षा 12वीं के लिए संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, इसमें हम देखेंगे आज पहला इसका भाग होगा उथल पुथल का दौर। चूँकि संविधान सभा का गठन हो चुका था, संविधान का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली थी। जैसे ही संविधान सभा की बैठक प्रारंभ होती है तो इसमें उथल पुथल के दौर पर चर्चा प्रारंभ हो जाती है। संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। जब संविधान निर्माण हो रहा था उससे पहले के जो साल थे वो काफ़ी उथल पुथल के साल थे। चूँकि तत्कालीन कोई घटना घटती है तो हम सबसे पहले उसी घटना की चर्चा करते हैं। आज पूरी दुनिया में इजराइल और गाजा पट्टी के युद्ध की जगह जगह चर्चा होती रहती है। मतलब जो तत्कालीन घटना होती है उस पर लोग चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, विचार करते हैं। तो इसी प्रकार संविधान का निर्माण होने से पहले 1 वर्ष पहले बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी। उथल पुथल का दौर था देश में और आज हम उसी उथल पुथल के बारे में बात करेंगे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। यानी जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो बहुत सारी आशाओं का क्षण था और भीषण मोहभंग का भी क्षण था। आशाएं हमको थी कि आज से हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, यहाँ पर हमारी स्वायत्तता होगी, हम विदेशियों के कानून से, विदेशियों के नियमों से मुक्त हो जाएंगे। और मोहभंग था, एक हमारा टुकड़ा हमसे अलग होने वाला था जो कि पाकिस्तान के रूप में। अंग्रेज़ों का हम पीछे देख चुके हैं। अंग्रेज़ों ने जाते जाते कांटों के बीज बो दिए थे, शरारत के बीज बो दिए थे। मतलब गए तो वो यहाँ से देश को आज़ादी तो दे गए लेकिन 2 टुकड़े करके दे। तो हमारे लिए महान मोहभंग का भी, भीषण मोहभंग का भी ये क्षण था कि हमें एक टुकड़े से, एक हिस्से से अपना मोह हटाना था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था। भारत छोड़ो आंदोलन हमारे यहाँ के लोगों की स्मृति में आज भी जीवित था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा जन आंदोलन था जिसमें भारत के कोने कोने से विशाल जन समूह ने इसमें भाग लिया था। इसलिए सभी की दृष्टिकोण में, सभी की स्मृति में भारत छोड़ो का आंदोलन विराजमान था, विद्यमान था। जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे यहाँ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष किया था आज़ादी के लिए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे, वो भी आज याद आ रहे थे। 1946 के बसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी, इसको लिखें, रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे शाही भारतीय नौसेना। कब की बात है? 1946, 1946। इसने क्या कर दिया था? इसने विद्रोह कर दिया था। इसके सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। अगर कभी प्रश्न आ जाता है रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था, तो हम बता सकते हैं बम्बई में 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। इधर 40 के दशक के अंतिम समय में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के भी आंदोलन हो रहे थे। इधर रॉयल इंडियन नेवी का हो गया था, 1942 का आंदोलन हो गया था, साथ में किसान और मजदूरों के भी आंदोलन हो रहे थे। तो ये दौर कैसा था? एक उथल पुथल का दौर था। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगे फसाद और हत्याओं का
लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ हम बात करने वाले हैं हिंदू और मुस्लिम एकता पर। तो हिंदू मुस्लिम एकता उस समय फीकी पड़ गई थी, इसकी एकता की जो बंधन थे वो ढीले पड़ चुके थे। दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों नियंत्रण स्थापित करने में असफल साबित हो रही थी। जनता पर अपना अपना नियंत्रण स्थापित करने में हिंदू से कांग्रेस पार्टी और मुसलमानों पर मुस्लिम लीग नियंत्रण करने में असफल हो रही थी। ये धार्मिक वातावरण भी नहीं बना पा रहे थे, आपस में सामंजस्य भी नहीं स्थापित नहीं कर पा रहे थे। अगर ये कोशिश करते भी थे सुलह की हिंदू और मुस्लिमों में, तो ये नाकामयाब होती जा रही थी। तो इसके बाद अगस्त 1946 में कलकत्ता में हिंसा प्रारंभ हो गई और उत्तर पूर्वी भारत में भी हिंसा प्रारंभ हो जाती है हिंदू और मुसलमानों में। इसी के साथ साथ साल भर तक चलने वाले दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था कलकत्ता में, यानी पूर्वी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में, दोनों क्षेत्रों में दंगे फसादों का दौर शुरू हो गया था। ये साल भर चलता रहा, हत्याओं का और दंगे फसादों का। और ये बर्बर हिंसा का यह बीभत्स नाच भीषण जनसंहारों के साथ शुरू हो गया था। यानी बर्बर हिंसाएं हो रही थीं, लोग किसी को कहीं भी काट देते थे, उसका दोष है नहीं है, कोई दोषी है निर्दोष है, उससे कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो केवल हत्या से मतलब होता था। तो इस ये बर्बर जनसंहार हो रहा था। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदायों को हत्या के द्वारा अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहे थे या अपनी कलेजे को ठंडा कर रहे थे। इसी बीच देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जैसे ही देश विभाजन की घोषणा हुई, असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। भारत में पाकिस्तान मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए थे, तो भारत के जो अल्पसंख्यक थे वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब था बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब था आज वो जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वो दोनों तरफ जा रहे हैं। जबकि हम ये ऐसे भी कह सकते हैं, अगर पंजाब के रूप में इसको विभाजित कर दें तो ये पंजाब था, पंजाब के दो हिस्से हो जाते हैं, ये पश्चिमी है, ये पाकिस्तान बन गया था, और पूर्वी पंजाब आज भी भारत में है। जो भारत में हिस्सा आया था इसका पंजाब का पूर्वी पंजाब था और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पहुंच जाता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिखों के लिए यह निर्मम चुनाव का क्षण था। उनके सामने यह तत्क्षण मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखाड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। मतलब हिंदू और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और भारत में ये बहुत बड़े चुनाव का समय था। उन्हें क्या चुनना था, क्या नहीं चुनना था। इसके साथ साथ उन्हें मृत्यु तथा पीढ़ियों, यानी तत्क्षण मृत्यु और पीढ़ियों से जमे एक जगह, वहाँ से जड़ से उखड़ना था। मतलब वो सब कुछ छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा। भारत से मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा, सब कुछ यहाँ का छोड़ करके, और पाकिस्तान से भारत की तरफ लोग आने लगे। यानी भारत से पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में आज बांग्लादेश है, और पाकिस्तान से और यहाँ से पश्चिमी बंगाल, मतलब जो आज पश्चिमी पंजाब जो आज क्या है पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ उनको जाना पड़ा। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद उनका क्या होता है, वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने वहाँ पहुँचने से पहले कई लोग तो मंजिल तक नहीं पहुँच पाए और बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुँचे, बीच रास्ते में ही मर गए। अगर पाकिस्तान से आ रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे थे तो पश्चिम बंगाल की तरफ आ रहे थे, और पश्चिमी पाकिस्तान से आ रहे थे तो पंजाब की तरफ आ रहे थे। यानी हिंदू या गैर मुस्लिम कह सकते थे उनको। और कुछ लोग तो बीच रास्ते में मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और मारे गए थे। नवजात राष्ट्र के सामने, नवजात राष्ट्र इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान जो
छोटे छोटे शिशु थे, आज ही तो आज़ाद हुए थे, आज ही तो इनका जन्म हुआ था। तो ये नवजात राष्ट्र थे। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देसी रियासतों को लेकर थी। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। मतलब ये तो सब चीज़ें चली रही थी, नवजात राष्ट्र के सामने ये तो समस्याएं थी। एक और समस्या थी देसी रियासतों के विलय की। चूंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ, उस समय भारत और पाकिस्तान में कुल मिलाकर के 565 देसी रियासतें थीं जो ब्रिटिश की अधीनता तो स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन अपने आप में उससे मुक्त थीं। तो यानी भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही, लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। अब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं को की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। जैसे ही अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा, भारत को आज़ाद किया और साथ में कह दिया कि जो रजवाड़े और नवाब थे जो हमारी अधीनता स्वीकार किए हुए थे, उनको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। वो चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, वो चाहें तो भारत या पाकिस्तान में से किसी में सम्मिलित हो सकते हैं। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। बहुत सारे ऐसे महाराजा थे, वो ऐसे सपने देख रहे थे कि भारत कई टुकड़ों में बट जाएगा, क्योंकि जितने भी देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे, वो अलग राष्ट्र बन जाएंगे, भारत अलग होगा, वो अलग अलग हो जाएंगे। तो बहुत सारे टुकड़ों के सपने देख रहे थे। संविधान सभा की बैठक इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श की भला अछूता कैसे रह सकता था। बाहर सब कुछ दिख रहा था, संविधान में इसी बात पर उथल पुथल मची हुई थी। संविधान सभा का पहला दिन था और यहाँ पर उथल पुथल मची हुई थी। अब हम देखेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इसके जो सदस्य थे संविधान सभा के, जिन लोगों को संविधान का निर्माण करना था, उनका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। 1945 और 46 में अंग्रेजों के द्वारा भारत के प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। जो प्रांतीय सदस्य थे, सांसद थे, उन सब ने क्या किया था, संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। चूंकि कांग्रेस के उस समय ज़्यादा सदस्य थे, तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन थी? कांग्रेस। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की थी। जब प्रांत में चुनाव हुए थे 1945-46 में, तो कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की थी। तो निश्चित है कि कांग्रेस के जो चुने हुए प्रतिनिधि बनाएंगे, तो वो कांग्रेस के सदस्यों को ही संविधान सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आएंगे। इसलिए लिखा गया है कांग्रेस संविधान सभा के निर्माण में प्रभावशाली संस्था थी। मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं। मुस्लिम लीग को क्या मिल गई थी? अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं, लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा। लीग ने क्या समझा? संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिली थी। मतलब आरक्षित का मतलब था जो रिजर्व सीटें थी उसके लिए, मुस्लिम लीग के लिए अल्पसंख्यक वाली जो रिजर्व सीटें थी वो मुस्लिम लीग को मिल गई थी। और इसने क्या किया था, उसने अपने लिए एक अलग संविधान बनाने का भी प्रावधान रखा। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और उसने क्या किया, उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। उसने भारत का जो संविधान सभा बनाई गई थी, क्योंकि उसमें कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा था, कांग्रेस के ज़्यादा सदस्य थे, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था और एक अलग संविधान बना करके, अलग संविधान सभा बना करके एक नए पाकिस्तान की जो मांग थी उसको जारी रखा उसने।
शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे। जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो भी संविधान सभा से हट के रहे, क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। मतलब समाजवादी भी संविधान सभा से अलग थे, मुस्लिम लीग भी संविधान सभा से अलग हो गई थी। अब बचे उसमें जो सदस्य थे उनमें से 82% सदस्य कांग्रेस के ही उसमें थे। क्योंकि समाजवादी तो सच बोलते थे, वो ये कहते थे ये संविधान जो सभा है ये स्वतंत्र नहीं है, स्वायत्त नहीं है, ये अंग्रेजों की बनाई हुई वे इन्हीं की विचारधारा की सभा है। परंतु सभी कांग्रेस सदस्य, यानी जो 82% सदस्य थे, सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनमें मत भिन्न हो सकते थे। बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिनमें उन कांग्रेस के, चूंकि 82% कांग्रेस सदस्य थे तो वो सभी एक मत नहीं थे, उनमें भी कई मुद्दों पर अलग अलग मत थे, अलग अलग विचार थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारों के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौते की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। मतलब कांग्रेस, हमारे देश में बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारे वाद विवाद हुए, मतभेद हुए, तो इससे कांग्रेस के सदस्य वाद विवाद को बातचीत के द्वारा निपटाना या बातचीत के द्वारा हल करना सीख गए थे। और इस प्रकार उन्होंने यही रुख संविधान सभा में भी अपनाया। और कोई भी मसला हो, कोई भी मतभेद हो, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, किसी भी मतभेद को निपटाने के लिए वो बातचीत का सहारा लेने लगे। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। संविधान सभा में जो भी चर्चाएं होती थी वो जनमत से प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना के किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। जब संविधान सभा में बहुत सारी चर्चाएं होती थीं, ये चर्चाएं अखबारों के द्वारा छापी जाती थी। इन चर्चाओं से कुछ अखबार इनके पक्ष में होते थे, कुछ इनके विपक्ष में बात करते थे। जैसे अखबार छपते थे ना, तो अखबार में संविधान सभा में आज मान लेते हैं किसी एक मुद्दे पर चर्चा होती है तो उस मुद्दे को अखबार छापते थे। कुछ अखबार उस मुद्दे को पक्ष में हुआ करते थे, कुछ विपक्ष में होते थे, अपने उसके साथ सहमति जताते थे, कुछ असहमति जताते थे। और इस प्रकार से प्रेस इन सब की आलोचनाओं की जवाबी आलोचना सब कुछ छापने में का कार्य करने लगी। और इस प्रकार लोग भी पढ़ते थे तो लोग भी उस मुद्दे को पढ़ लेते थे और सहमति और असहमति लोगों की भी आ जाती थी। इसके लिए सरकार ने क्या किया था, उस समय संविधान सभा ने लोगों के भी सुझाव आमंत्रित कर दिए थे। जैसे हमने अखबार पढ़ा और हमने देखा, हमें पता चला कि संविधान सभा में इस मुद्दे पर बहस चल रही है, तो जैसे ही हमको पता चलता था तो हम उस मुद्दे के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, हमारी भी सहमति चलती थी। इस प्रकार उन्होंने जनता से या आम नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किए थे संविधान सभा में सुधार करने के लिए, संविधान में सुधार करने के लिए या सामूहिक सहभागिता को जारी रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा, कई भाषाई अल्पसंख्यक थे अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। जैसे जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी जिनको बोलने वाले बहुत कम हैं, तो वो अपनी भाषा को सुरक्षित रखने की भी संविधान सभा में मांग करते थे कि हमारी भाषा को भी संविधान में स्थान दिया जाए। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जैसे मुस्लिम थे, ईसाई थे, पारसी थे, ये लोग क्या चाहते थे कि हमारे धार्मिक जो मसले हैं वो सुरक्षित रहें। और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहती थी। दलित जाति का यह कहना था कि हर शोषण का अंत हो जाए और हमें हर संस्थाओं में या सरकारी संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। अगला हम देखेंगे मुख्य आवाजें। मुख्य आवाजें
अब संविधान सभा में कुछ आवाजें भी उठने लगी थी। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? संविधान सभा में 300 सदस्य। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ये 300 में से 6 की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सबसे पहले आते हैं छह में से भी 3 और महत्वपूर्ण थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ये 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे। 3 में से आए फिर 6 और 6 में से आए 3 सदस्य। और 3 कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के ये सभी क्या थे? तीनों के तीनों कांग्रेस के सदस्य थे। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं, कांग्रेस के 82% इसमें सदस्य थे और संविधान सभा में कांग्रेस का दबदबा था। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। सबसे पहला प्रस्ताव आया था संविधान सभा का निर्णायक प्रस्ताव और इसका नाम था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, और इसको नेहरू जी ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा। यानी तिरंगे झंडे का प्रस्ताव भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और क्या बताया था? राष्ट्रीय ध्वज होगा जिसकी में केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियां होंगी और इसका नाम रखा जाएगा तिरंगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। और इस झंडे के बीचों बीच गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका में काम कर रहे थे। यानी जवाहरलाल नेहरू ने 2 प्रस्ताव अपने पेश किए थे, एक उद्देश्य प्रस्ताव और दूसरा तिरंगे झंडे का प्रस्ताव। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। तीनों लोगों की भूमिका आ गई सामने। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव और तिरंगे का प्रस्ताव पेश किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर्दे के पीछे रहते हुए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी, बहुत सारे विचार उन्होंने लिखे थे जिससे कि आगे काम हो सके संविधान पर। और इसी बीच राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना लिया गया। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारियां थीं। यानी राजेंद्र प्रसाद जी की क्या जिम्मेदारी थी कि संविधान सभा में चर्चा रचनात्मक रूप से काम करे और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका भी मिले। ये जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की थी। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा ये क्या हो गया? त्रिगुट। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये त्रिगुट था। इस त्रिगुट के अतिरिक्त और देखिए क्या होता है। प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता मतलब कानून के ज्ञाता और अर्थशास्त्री मतलब अर्थशास्त्र के भी ज्ञाता थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे।
ये त्रिगुण तो था ही। इसके बाद चौथे नंबर पर आते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि विधिवेत्ता और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ये भी महत्वपूर्ण थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। मतलब संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं अंग्रेजी में। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अंबेडकर या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या B.R. अंबेडकर जी थे। उनके साथ दो अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के के एम मुंशी थे। गुजरात के कौन थे? के.एम. मुंशी। और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये दो वकील थे उनके साथ। चूंकि वकील वो खुद ही थे भीमराव अंबेडकर जी, साथ ही साथ दो वकील और थे, गुजरात के के.एम. मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दोनों ने इस संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन 6 सदस्यों की, अब 6 सदस्य हो गए, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, के.एम. मुंशी और डॉक्टर अल्लादी अय्यर। इसके बाद आते हैं इन 6 सदस्यों। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें एक B.N. राव थे। B.N. राव ये प्रशासनिक अधिकारी थे। संविधान सभा में इन्होंने इनको मदद की थी। ये 6 लोगों को समझ में आ गया। B.N. राव वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। B.N. राव, यहां लिख लें हम, B.N. राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार। ये संवैधानिक सलाहकार थे और एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी एस एन मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। ये मुख्य योजना बनाते थे। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में, वैदिक का मतलब होता है कानूनी भाषा में, व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप जो भी प्रारूप बना लें, लेकिन उसको संविधान में पास होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित भी हुई। यानी संविधान सभा का निर्माण करने में लगभग 3 वर्ष लगे और इस प्रकार इसके रिकॉर्डों को या इसकी चर्चाओं को मुद्रित रिकॉर्ड के रूप में रखा गया। 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित किया गया इसकी चर्चाएं। जो संविधान सभा में चर्चाएं होती थी, इनको 11 खंडों में प्रकाशित किया गया, छापा गया था। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर, भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर भी उन्होंने
चर्चा की थी।